जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बात करते हैं या अभी हम स्कूल के ऊपर ही बात कर लेते हैं, क्या हमारा स्कूल हमारा सिर्फ अकेला एक प्रिंसिपल रन कर सकता है स्मूथली? अब आप कहेंगे कि हाँ मैम, स्कूल को प्रिंसिपल ही तो चलाते हैं। तो मैं कहूँगी हाँ, वो चलाते हैं, वो उसका एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं, बट वो अकेले उसे स्मूथली चलाने के लिए अकेला वो एक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जब स्कूल में बहुत सारे टीचर्स होते हैं और इन सारे टीचर्स के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। जो हमारे क्लास टीचर होते हैं ना, वो कि भाई आप क्लास 10th को पूरा हैंडल करेंगे, कोई 10th को, कोई 12th को, इस तरीके से। तो इतने सारे लोग मिल करके एक ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली चलाते हैं। मीन्स क्या हुआ यहाँ पे कि एक ऑनर है, एक हेड है, और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो होता है वो हर किसी में थोड़ी थोड़ी बांट देता है। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सब में जब बढ़ जाती है तो सब अपने अपने हिस्से के काम खत्म करते हैं और वो ऑर्गेनाइजेशन उतने ही स्मूथली चल पाता है। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज बांटी गई है ना सब में, बस इसे ही कहते हैं पावर शेयरिंग। तो एक छोटी सी डेफिनेशन बताने का मतलब मेरा तरीका शायद थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा लेंदी हो गया है, बट इन शॉर्ट मैं आपको यही समझाना चाहती हूँ कि पावर शेयरिंग एक्चुअल में क्या होता है। पर हमें अब पढ़ना है पावर शेयरिंग इन पॉलिटिकल फील्ड, हमें पॉलिटिक्स में पढ़ना है। तो इसे पढ़ने के लिए हम शुरू करने वाले हैं दो स्टोरीज। एक तो होने वाली है बेल्जियम की और दूसरी श्रीलंका की। तो चलो बिना किसी देरी किए हम हमारा जो चैप्टर है वो शुरू करते हैं। कि बहुत ज्यादा चलो फाइनली आवाज थोड़ी सी कम हुई है, तो हम शुरू करते हैं स्टोरी ऑफ बेल्जियम। तो भाई स्टोरी ऑफ बेल्जियम एक्चुअल में क्या है, मतलब यहाँ से हम कैसे पावर शेयरिंग के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। देखो, जो बेल्जियम है वो यूरोप की एक छोटी सी कंट्री है, और इस कंट्री का जो डिस्ट्रीब्यूशन रहता है ना, इथनिक कंपोजिशन, वो बहुत डिफरेंट रहता है। अब वो कैसे, तो मैं वो आपको समझाऊंगी। देखो, यहाँ पर तीन अलग अलग चीजें देखने को मिलेंगी। एक एरिया है विच इज फ्लैमिश, ठीक है। अब फ्लैमिश में सबसे ज्यादा लोग होते हैं, 59% बोलने वाले डच, ठीक है, जो कि डच लैंग्वेज को यूज करते हैं। फिर इसी के अगेंस्ट अगर हम यहाँ की कैपिटल में देखेंगे, तो यहाँ की जो कैपिटल है ब्रुसेल्स, तो ब्रुसेल्स में 80% लोग जो है वो यूज करते हैं फ्रेंच। देखो अच्छे से, मतलब जो रेशियो है वो ध्यान रखना है। ब्रसेल्स में 80% लोग फ्रेंच यूज करते हैं, और जो फ्लैमिश है वहां पे 59% जो लोग हैं वो डच को यूज करते हैं। क्लियर? तो डच जो फ्लैमिश है वो एक छोटा सा एरिया है, और ब्रसेल जो है वो कैपिटल है। फिर इसके वेलोनिया एक दूसरे पार्ट में आते हैं, तो वहां पर हम देखते हैं कि वहां पे 40% जो लोग हैं वो फ्रेंच बोलते हैं। क्लियर? मतलब 40% लोग यहाँ पे फ्रेंच बोलते हैं। और एक छोटा सा एरिया आता है जर्मन, जहां पर लोग 1% लोग जो है बेल्जियम में, वो लोग जो है जर्मन जो है लैंग्वेज को यूज करते हैं। अब यहाँ से आपको रेशियो तो समझ में आ गया होगा कि भाई यहाँ पे कुछ एरिया में डचेस जो है वो ज्यादा है और कहीं पे फ्रेंच ज्यादा है। कैपिटल में जाते हैं तो 80% सिर्फ फ्रेंच वाले मिलते हैं, और जो फ्लैमिश जाते हैं तो वहां पर 59% आपको डच मिलते हैं। अब दो अलग अलग लैंग्वेज वाले लोग हो जाते हैं, अलग अलग रिलीजन वाले लोग हो जाते हैं, तो इनके बीच में टेंशन बढ़ना तो जाहिर सी बात है कि भाई यहाँ पर टेंशन जो है वो तो क्रिएट होने ही होने वाला है। ठीक है, तो वेलोनिया में 40% जो है वो लैंग्वेज कौन यूज करते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज यूज करते हैं। तो ये समझ लेते हैं कि यहाँ का जो कंपोजिशन है वो बहुत आगे पीछे है, कि आधे लोग जो है वो फ्रेंच वाले हैं और आधे लोग जो है वो डच वाले हैं। आई नो आपका जो ध्यान है वहां पर ऊपर इकोनॉमी पे जा रहा है, जबकि हम पढ़ रहे हैं पॉलिटी। करेक्ट? तो ये थोड़ा प्रेजेंटेशन में मिस्टेक हो चुका है, दैट्स वाई वहां पे आपको इकोनॉमी देखने को मिल रहा है। तो ये एक्चुअल में इकोनॉमी नहीं, ये पॉलिटिक्स है। ओके, तो हम पॉलिटी में पढ़ रहे हैं। अब क्या हुआ कि जो मिनोरिटीज जो है ना, माइनॉरिटीज जो फ्रेंच वाली है, तो इसके बाद में ये तो कम लोग तो है फ्रेंच वाले, लेकिन इसके साथ में क्या होता है कि फ्रेंच लोग जो है वो डच से ज्यादा रिलेटिवली रिच होते हैं, पावरफुल होते हैं। लेकिन जो डच वाले लोग हैं, तो इन लोगों, ये थोड़े मतलब गुस्से में क्यों, क्योंकि इनके पास में क्या है कि जो भी इकोनॉमिकली डेवलपमेंट है, जो इक्वेशन एजुकेशन वाला जो सेक्टर है, तो वहां पर इन लोगों को मतलब बहुत जल्दी जल्दी चीजें जो है वो अचीव नहीं हो पाती है। अब इन दोनों के बीच में टेंशन तो कंटिन्यू चल ही रहे हैं। तो 1950 से 60 के बीच में यहाँ पर टेंशन इतने ज्यादा बच जाते हैं डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज के बीच में, तो उसके वजह से बहुत सारे यहाँ पर डिफरेंसेस भी क्रिएट होते हैं। तो अब आपको स्टोरी का मतलब तो समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या हो रही है, कि यहाँ पर सेंट्रल की जो गवर्नमेंट है वो कौन है, डचेस वाली है, और जो
स्टेट गवर्नमेंट है वो कौन सी है, स्टेट मतलब जो एरिया चल रहे हैं तो वहां पर कौन आ रहे हैं, वहां पे फ्रेंच वाले लोग हैं। तो दोनों ही जो लोग हैं एक दूसरे को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं, इन दोनों के बीच में प्रॉब्लम चल रही है। ठीक है, तो इसके कॉजेस क्या थे, यही कि माइनॉरिटी फ्रेंच जो है वो ज्यादा रिच थी, पावरफुल थी, और उसी के अगेंस्ट जो यदि हम बात करें, दीज वर रिसेंटेड बाय डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर। ठीक है, फ्रेंच हालांकि रिच थे, रिलेटिवली पावरफुल थे, लेकिन उनको हमेशा डच के बाद में ही चीजें मिला करती थी, तो इस वजह से यहाँ पर इनके बीच में टेंशन जो है वो कंटिन्यूसली चलते रहता है। अब यहाँ पर बेल्जियम गवर्नमेंट क्या करती है, वो कुछ स्टेप्स लेती है। यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है तो उसमें कंटिन्यूसली ये 4 बार चेंजेस लेके आती है। तो वो चेंजेस कौन कौन से रहते हैं, कि वो ये लेकर के आती है कि भाई कहीं पर फ्रेंच वाले लोग ज्यादा है, कहीं पर डच वाले लोग ज्यादा है, तो वो क्या करती है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनती है तो वहां पर दोनों के ही इक्वल मेंबर्स रखे जाते हैं। ठीक है, इक्वल मेंबर्स इन द सेंस कि वहां पर अगर कोई मिनिस्ट्री बन रही है तो वहां के जो मिनिस्टर्स है तो दोनों ही इक्वल अमाउंट में होते हैं। ठीक है, दोनों इक्वल अमाउंट में रहेंगे तो उससे क्या होगा कि दोनों ही लोगों के लिए बेनिफिट वो अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख पाएंगे। ठीक है, इनसे एक दूसरे के साथ में पार्शियलिटी नहीं होने वाली है। सेकेंड अमेंडमेंट ये रहता है कि वहां पर ये लोग क्या करते हैं कि जो पावर्स होते हैं, ठीक है, वो स्टेट को भी दे देते हैं। जैसे जिस एरिया में जिस टाइप की लैंग्वेजेस वाले लोग होंगे तो वो स्टेट को कि भाई ये स्टेट की देखभाल जो है वो आप कर सकते हो। जैसे कि हम आगे चलकर और डिटेल में पढ़ेंगे तो इन्हें कहा जाता है स्टेट गवर्नमेंट। फिर उसके बाद में तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हुआ कि जो दोनों ही कम्युनिटीज है उन दोनों ने ही दोनों को एक्सेप्ट किया, क्योंकि कहीं पर सेंट्रल गवर्नमेंट में बात करें तो वहाँ पे डचेस ने उस चीज को एक्सेप्ट किया था, और जो हम स्टेट के ऊपर बात करें तो वहाँ पर फ्रेंच जो लैंग्वेज है कम्युनिटी वाले लोग हैं तो उनने भी इस चीज को एक्सेप्ट किया था। तो उसका रिजल्ट ये हुआ कि दोनों ही कम्युनिटीज जो है वो इक्वल रिप्रेजेंटेशन में आ गई, दोनों के पास में इक्वल पावर्स आ गए अपने अपने बेनिफिट लेने के लिए। इसके अलावा वहां पर एक और गवर्नमेंट आती है जिसको कहते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट। अब कम्युनिटी गवर्नमेंट जो है वो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को रिलेट करती थी, कि वो इलेक्टेड किससे होती थी, इलेक्टेड बाय द पर्टिकुलर लैंग्वेज स्पीकिंग कम्युनिटी, ताकि वो उस स्पीकिंग कम्युनिटी वाले के रिगार्डिंग वहाँ के कल्चर, एजुकेशनल, लैंग्वेज रिलेटेड इशू जो है वो सारी चीजों को हैंडल कर पाए। इन शॉर्ट ये बात आती है कि बेल्जियम ने इतनी समझदारी दिखाई कि उसने 3 लेवल पे अपनी गवर्नमेंट को जो है रिप्रेजेंट किया। फर्स्ट वन सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसमें क्या होता है कि दोनों ही मतलब फ्रेंच हो या डच हो सबको इक्वल पार्टिसिपेट करने का मौका दिया गया। सेकेंड स्टेट गवर्नमेंट, ताकि स्टेट लेवल पे ही वो चीजों को हैंडल कर लिया जाए। और थर्ड आता है कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो इस तरीके से बेल्जियम की जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसने 3 टाइप की गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट किया, और जो कि इसकी समझदारी थी। ठीक है, अब इसी के साथ में हम एक और स्टोरी देखेंगे, जो स्टोरी है श्रीलंका की। श्रीलंका सब जानते हैं कि इंडिया जो है, इंडिया के नीचे थोड़ा सा एक मतलब और नीचे जाएंगे तो एक कलर शेप में जब आपको एक मिलता है तो वो श्रीलंका है। ठीक है, श्रीलंका तमिलनाडु। अब क्या होता है, श्रीलंका में बहुत सारे तमिलनाडु के लोग जो है वो वहां पर जाते हैं। यहाँ पर 2 टाइप के लोग रहते हैं, मतलब इंडिया से आप बहुत ज्यादा अलग नहीं पाएंगे। इंडिया के जस्ट नीचे आपको श्रीलंका एक आइसलैंड जो है वो मिल जाएगा, और ये इतना बड़ा भी नहीं है, छोटा सा है। अगर आप सही मायने में बात करें तो हमारे हरियाणा वगैरह की जो पूरी पॉपुलेशन है उससे भी छोटी यहाँ पर पॉपुलेशन है। तो यहाँ की जो पॉपुलेशन है, यहाँ पे 2 टाइप के लोग रहते हैं। ठीक है, एक तो है सिन्हाला स्पीकर्स, जो कि वहाँ के एक्चुअल में श्रीलंकाईज है, जो श्रीलंका की ही पॉपुलेशन है। और सेकंड है तमिल स्पीकर्स। ठीक है, तमिल स्पीकर्स वो है जो कि तमिल से वहाँ सॉरी जो हमारे इंडिया का जो तमिल है वहां से वहां शिफ्ट होते हैं ड्यू टू क्या कहना चाहिए, रोजगार के लिए या काम धंधे के लिए वो लोग वहां पर शिफ्ट हो जाते हैं। तो अब ये वहां पर चले जाते हैं तो इनकी जितनी भी आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी वाले लोग हैं तो वो यहीं पर बस जाते हैं, तो वो वहां के हो गए तमिल स्पीकर्स। तो अब यहाँ पर 2 लोग हो गए, एक तो तमिलियन और दूसरा सिन्हला। तो अब इन दोनों के बीच में ना कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, इन लोगों के बीच में क्या हो जाता है, टेंशन बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब टेंशन बढ़ने का रीजन ये है कि यहाँ पर इन लोगों का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पे सबसे ज्यादा सपोर्ट किसका होता है, सिन्हला का। सिन्हला जो है वो बुद्धिस्ट थे, जो कि मतलब
बुद्धिस्ट को ही फॉलो करते थे और उसी को स्प्रेड भी करना चाहते थे। और जबकि जो तमिल्स थे, तो तमिल्स वो हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, या जो भी कहना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए वो यहाँ इंडिया से शिफ्ट हुए थे। ठीक है, तो उनके इसमें सारे लोग जो है वो मिक्स्ड थे। तो अब जितना भी वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन बना था, वो जो गवर्नमेंट बनी थी, तो वहाँ पे सबसे ज्यादा वर्चस्व किन लोगों का था? सिन्हला का था। अब वो लोग इतने ज्यादा एक्टिव थे कि वो तमिल को नहीं चाहते थे कि किसी भी तरीके का मतलब कुछ भी बेनिफिट दे, क्योंकि वो वहां से बिलोंग नहीं करते हैं, उनका मानना ये था। तो चाहे वो एजुकेशनल हो, वो पॉलिटिकल हो, या किसी भी तरीके का हो, तो वो वहां पर उन लोगों को सपोर्ट नहीं करते थे। तो श्रीलंका में मेजोरिटी के बिहाफ पे वहां की गवर्नमेंट चलती है, और मेजोरिटी किसकी थी? मेजोरिटी थी सिन्हला की। ठीक है, द सिन्हला कम्युनिटी ऑफ श्रीलंका डोमिनेटेड द माइनॉरिटी तमिल पीपल एंड प्रैक्टिसाइड मेजोरिटेशन पॉलिसी। तो जो मेजोरिटी जो पॉलिसी थी उसको एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि मैं वहां पर सिन्हला ज्यादा थे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर क्या होता है, इन लोगों के बीच में टेंशन बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, और अति बढ़ जाता है। 56 में ये होता है कि सिन्हला जो है वो लैंग्वेज को ही ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर देते हैं। और जब इतनी सारी पार्शलिटीज होती है, तो तमिल जो है ये लोग भी थोड़े टेंशन में आ जाते हैं और कहते हैं कि जब हमें इक्वल पावर शेयरिंग नहीं मिल रही है, हमें हमारे बेनिफिट की जो चीजें हैं, हमें हमारा एजुकेशन नहीं मिल रहा है, गवर्नमेंट जॉब्स नहीं मिल रही है। क्योंकि सिन्हला ने ऐसा कर दिया था कि अगर कोई जॉब वैकेंसी निकलती है, तो वहां पर सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो किसकी रहेंगी? सिन्हला की, एंड देन सेकंड रहेंगी किसकी? तमिल की। और तमिल को कभी कोई जॉब मिलती ही नहीं थी, तो हर जगह से उनका बहिष्कार ही हो रहा था। तो तमिलियन कहते हैं कि भैया अगर ऐसी बात है तो हमारे पास में हमें एक नया देश बना करके दे दो, जो जहां पर हम सिर्फ तमिलियंस रहेंगे। और बस इस तरीके से इन लोगों के बीच में 1980 के बीच में बहुत ज्यादा मतलब क्या होता है, वॉर वगैरह हो जाते हैं, मतलब जो गृह युद्ध कहा जाता है वो होते हैं, जिसे लिट्टी कहा जाता है। ठीक है, जो तमिलियंस होते हैं तो उनको लीड कर रहा होता है लिट्टी, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलेयम। ठीक है, तो ये सिविल वॉर होता है इन लोगों के बीच में। तो अब आपने दो चीजें सीखी होंगी यहाँ से। ठीक है, एक था बेल्जियम, और बेल्जियम में क्या चीज थी कि बेल्जियम में भी सेम प्रॉब्लम हो रही थी, लैंग्वेज इशू को लेकर के दो लोगों में कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे, दोनों लोग लड़ रहे थे। लेकिन बेल्जियम की गवर्नमेंट क्या करती है, दोनों को ही सेटिस्फाई करती है, दोनों के साथ में ही कोई पार्शलिटी ना हो, इस बात का ख्याल रखते हुए वो क्या करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट और कम्युनिटी गवर्नमेंट में दोनों ही पावर्स को इक्वली डिवाइड करती है। ठीक है, अगर हम श्रीलंका के ऊपर बात करें, तो श्रीलंका ने क्या किया, सिर्फ एक जो मेजोरिटी जिस ग्रुप की थी उसी को लीड किया, और इससे क्या हुआ, जो माइनस ग्रुप थे, जो माइनॉरिटीज में जो ग्रुप थे, वो लोग इन सारी चीजों से, जो फैसिलिटीज थे उससे हट गए, और इसके वजह से वहां पर सिविल वॉर हुआ। ठीक है, लेकिन बेल्जियम में किसी भी टाइप का सिविल वॉर नहीं हुआ, क्योंकि वहां की जो गवर्नमेंट है वो बहुत अच्छी थी, उन्होंने बहुत ही स्मूथली सारे मैटर को हैंडल किया। तो एक बात क्लियर हो गई कि अगर इस टाइप की कोई टेंशन होती है, तो अगर वहां पे पावर शेयरिंग डाल दी जाए, तो हम सिविल वॉर से बच सकते हैं। और सेम चीजें जो है हर जगह चलती है। अगर हम इंडिया की बात करें, तो भाई इंडिया में तो इतनी सारी लैंग्वेजेस है। ठीक है, अगर हमारे यहाँ तो अगर हम स्मूथली चीजों को नहीं रन करें, तो हमारे यहाँ तो हर स्टेट में ही वॉर हो जाएंगे। महाराष्ट्र है, तमिल है, बिहार है, यूपी है, सबकी अपनी अलग अलग लैंग्वेजेस है। तो इन सबको हमारे इंडिया में मतलब सबसे बड़ा एग्जाम्पल हो सकता है कि किसने बांध रखा है, पावर शेयरिंग ने, जिसकी वजह से इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हमारे यहाँ पर नहीं होते हैं। ठीक है, तो व्हाट काइंड ऑफ पावर शेयरिंग प्रॉब्लम वर फेस्ड बाय बेल्जियम एंड श्रीलंका? तो बेल्जियम और श्रीलंका ने सेम, क्योंकि दोनों को ही जो अलग अलग लैंग्वेज स्पीकिंग पॉपुलेशन थी, वही वाली प्रॉब्लम दोनों को ही मतलब फेस करनी पड़ी थी, और यही प्रॉब्लम है। तो आप इथिक कंपोजिशन ऑफ सिविल जो बेल्जियम और श्रीलंका है वो देख सकते हैं। अब यहाँ से सीखने को क्या मिला? तो ऑब्वियस ही बात है यही कि जो बेल्जियम गवर्नमेंट है उसने बहुत ही स्मूथली चीजों को हैंडल किया। उसने क्या किया, उसने जो दोनों ही ग्रुप है, दोनों ही रिलीजन और जो लैंग्वेजेस है, उनको इक्वली रिप्रेजेंट करने का मौका दिया। लेकिन श्रीलंका ने ऐसा नहीं किया, और बस इसी का रिजल्ट ये हुआ कि वहां पर सिविल वॉर जो है वो क्रिएट होने लगा। ठीक है, डिफरेंट सिस्टम ऑफ पावर शेयरिंग इन बोथ ऑफ द कंट्रीज। अब डिफरेंसेस क्या थे? देखो, इन बेल्जियम द लीडर हैव रियलाइज्ड दैट द यूनिटी ऑफ द कंट्री इज पॉसिबल ओनली बाय रिस्पेक्टिंग द फीलिंग एंड इंटरेस्ट ऑफ द डिफरेंट कम्युनिटी एंड रीजन्स। तो बेल्जियम की गवर्नमेंट क्या थी, उसने इस चीज को एक्सेप्ट किया, उसको रियलाइज किया कि हमें दोनों की ही फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, दोनों ही कम्युनिटीज के इंटरेस्ट को, मतलब जो भी इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज है उसको डेवलप करना होगा,
तभी हम एक स्मूथ गवर्नमेंट जो है वो चला पाएंगे। तो ये दोनों के बीच में सबसे बड़ा डिफरेंट था। लेकिन वहीं की वहीं श्रीलंका जो था, तो श्रीलंका ने मेजॉरिटी कम्युनिटी को फोकस किया। ठीक है, उसने ये देखा कि जिसकी ज्यादा मेजॉरिटी होंगी, क्योंकि 79% तो कौन था वहां पे, जो सिन्हला थे वही लोग थे, तो उसने मेजॉरिटी के ऊपर ध्यान दिया। और मेजॉरिटी की वजह से ही जब इसके ऊपर फोकस किया तो वहां पर सिविल वॉर क्रिएट होता है। तो आई होप आप दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस है वो समझ चुके होंगे। अब हमारे पास में जो इमर्जेंस ऑफ द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग आता है, तो ऑब्वियसली बात है आप समझ चुके होंगे अब तक के। ठीक है, कि हमारे पास में जो पावर शेयरिंग का आइडिया आता है वो किस तरीके से होता है, कौन कौन से रीजंस थे हमारे पास में। ठीक है, देखो हमारे यहाँ पर एक लंबे टाइम पीरियड से ये माना जाता है कि जो गवर्नमेंट के पावर्स होते हैं वो किसी एक पर्सन के हाथ में ही हो या किसी एक लोकेशन में ही हो, या जिसे हम बोल सकते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसी के हाथ में हो। तो अभी तक के मतलब यही माना गया था कि मतलब कोई भी हमारी जो पावर्स होती है उसको शेयर नहीं किया जाए। तो पावर शेयरिंग कहाँ से उठती है? पावर शेयरिंग उसके अगेंस्ट उठती है जब ये माना जाता है कि पॉलिटिकल पावर्स को डिवाइड नहीं किया जा सकता। The idea of power sharing has emerged in opposition to the nation of in undivided political powers। ठीक है, बट ये भी तो है कि जब हमारे पास में ढेर सारे लोग हो जाएंगे पावर ले मतलब डिसाइड करने के लिए, फैसले लेने के लिए, तो क्या होगा कि तुरंत आप कोई भी क्विकली कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे और ना ही उसे इन्फोर्स कर पाएंगे। बट ये सारी चीजें चेंज हो जाती है जब आती है डेमोक्रेसी। पता है, क्योंकि डेमोक्रेसी में होता ही ये है कि पूरे की पूरी जो पावर्स होती है वो उस जनता के हाथ में होती है जो उस डेमोक्रेसी में लोगों को लाती है, जो उन्हें रिप्रेजेंट करती है। तो ये सारे जो डर है वो सारे खत्म हो जाते हैं कि तुरंत आप क्विक डिसीजन नहीं ले पाएंगे और ना ही उसको इन्फोर्स कर पाएंगे। लेकिन डेमोक्रेसी में से ये पॉसिबल हुआ है क्योंकि डेमोक्रेसी में वो लोग आते हैं जो जनता डिसाइड करती है, जिन्हें वो रिप्रेजेंट करती है, और वही फिर आगे चल के इनके लिए डिसीजंस लेते हैं। तो सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और हम डेमोक्रेसी में इस चीज को बहुत अच्छे से पढ़ भी चुके हैं। अब पावर शेयरिंग डिजायरेबल है ये क्यों भाई, कि पावर शेयरिंग क्यों? देखो तो पावर शेयरिंग से क्या होगा कि जो अलग अलग सोशल ग्रुप्स है इनके बीच में कन्फ्लिक्ट होने से बच जाएंगे। पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। जैसे कि अभी हमने बेल्जियम और श्रीलंका में देख लिया, जैसे ही बेल्जियम में पावर शेयरिंग लाई जाती है तो इस टाइप के कन्फ्लिक्ट जो है वो खत्म हो जाते हैं, बट श्रीलंका में वो कंटिन्यू रहते हैं। ठीक है, और आज की डेट में आप श्रीलंका की जो गवर्नमेंट है उसे भी देख सकते हैं, वहां के प्रेसिडेंट खुद वहां की मतलब जो कंट्री है उसको छोड़ करके निकल चुके हैं। पावर शेयरिंग जो है वो डेमोक्रेसी है, उसको मतलब उसकी आत्मा तो है ही है। ठीक है, ही इज वेरी स्प्रेड ऑफ दिस ऑफ डेमोक्रेसी राइट, लेकिन वो उसको स्मूथली चलाने में भी बहुत हेल्प करती है। ठीक है, अब क्या होता है पावर शेयरिंग में जितने भी लोग होते हैं डेमोक्रेसी में, तो सारे लोगों के बीच में जो पावर्स है वो डिसाइडेड हो जाती है कि कौन किस तरीके से शेयर करेगा, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो यूज करेगा, और ये एक दूसरे को इफेक्ट भी करते हैं। ठीक है, जो उसमें रह रहे हैं उससे तो करते ही करते हैं, लेकिन एक दूसरे के सपोर्ट से भी चलते हैं। अ डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड बाय इट एक्सरसाइज एंड हु हैव टू लिव विथ इट्स इफेक्ट्स, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब पावर शेयरिंग किन किन के बीच में होती है कि उसके फॉर्म्स क्या क्या होते हैं। तो भाई अगर हम बात करें पावर शेयरिंग की, तो एक डेमोक्रेटिक ऑर्गन जो कंट्री होती है तो उसके बीच में बहुत सारे लेवल्स होते हैं जिसके बीच में पावर शेयरिंग की जाती है। एज यू कैन सी इन ऑन योर स्क्रीन, तो यहाँ पर जब हम पावर शेयरिंग की बात करें तो सबसे पहले शुरुआत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से ही हो जाती है। क्लियर? अब जब कॉन्स्टिट्यूशन से बातें शुरू होती है तो एकदम हाई लेवल से लो लेवल तक के पावर जो है वो शेयर होती ही होती है। प्रीवियसली क्लासेस में भी हमने बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स पढ़े थे जहाँ पे इसके एग्जाम्पल जो है वो हम देख सकते थे कि कैसे एक स्टेट गवर्नमेंट है, देन उसके नीचे भी हमारे पास में लोकल गवर्नमेंट्स होती है, और इन सबको लीड कर रहा होता है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये तो हमने एकदम ब्रॉड कॉन्सेप्ट देख लिया, लेकिन जब माइनॉरिटी में देखने जाए तो बहुत सारे पार्ट्स में भी इन पावर शेयरिंग को डिवाइड किया गया है। तो धीरे धीरे हम एक एक करके सारे ऑर्गन को पढ़ना शुरू करते हैं। ओके,
तो देन सबसे पहले आता है हमारे जो पावर शेयरिंग होते हैं वो कि जितने भी गवर्नमेंटल ऑर्गन्स होते हैं उसके बीच में ना, डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। अब देखो सबसे पहले जब हम बात शुरू करेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। अब हमने कॉन्स्टिट्यूशन जो है वहां से शुरुआत करी, तो कॉन्स्टिट्यूशन में आपको सबको पता है कि हमारे पास में 3 चीजें होती है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन तो सॉरी वो तो पूरा एक लिखा जोखा है, लेकिन वहां से शुरुआत करें तो आपके पास 3 चीजें आती है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल, राइट। अब ये तीनों जो है इसको हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो कि ये तीनों जो है एक हॉरिजेंटल वे में ही आपके सामने भी शिफ्ट है, राइट। अब इसमें होता ये है कि देखो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इन तीनों के पास अपने अपने पावर्स तो है ही है, लेकिन ये बिना एक दूसरे के सपोर्ट के कोई भी अपने पावर को एग्जीक्यूट भी नहीं कर सकती, ठीक है। जैसे कि अगर मैं लेजिस्लेटिव की बात करूं तो जब तक ये लेजिस्लेटिव अपने रूल्स नहीं बनाएंगे तो एग्जीक्यूटिव कैसे उसको एग्जीक्यूट करेंगी, ठीक है। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव मिलके ही जुडिशियल के मेंबर्स को डिसाइड करती है, बट जब ये जुडिशरी बन जाती है तो इसके पास इतना पावर होता है कि वो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल कर सके, उसके जितने भी काम है उसके ऊपर अपनी पेनी निगाहें जो है वो गाड़ के रख सके कि भाई ये दोनों सही तरीके से अपने काम कर रहे हैं या नहीं। तो एक बात क्लियर हो गई, क्योंकि यहाँ के जो जितने तीनों ऑर्गन्स हैं वो एक ही प्लेस पे होकर के काम करते हैं, अपनी अपनी ड्यूटीज को निभाते हैं। इनके पास अनलिमिटेड पावर, मतलब क्या होता है कोई एक भी जो है वो अनलिमिटेड पावर्स को यूज नहीं कर सकता। तीनों जो है एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं, एक दूसरे को चेक करते हैं। ईच ऑर्गन चेक्स द ऑफर विच रिजल्टेड इन द बैलेंस ऑफ वेरियस इंस्टीट्यूशन, ठीक है। जुडिशरी का काम होता है कि वो बाकी सबको चेक करते हुए चले, ठीक है। हालांकि ये दोनों मिलकर के ही जुडिशरी को बनाते हैं। फिर हम गवर्नमेंट के बीच में ही बहुत सारे लेवल के ऊपर भी ये चीजें काम करती है। कैसे? देखो एक तो होती है इंटायर कंट्री के लिए गवर्नमेंट। देखो देयर इज अ गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री, जिसको हम कहते हैं क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। सच गवर्नमेंट इज कॉल्ड फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है। फेडरल गवर्नमेंट सबके लिए होती है। लेकिन अब हम यहाँ पर बात करें कि क्या होता है कि अगर हम इंडिया के इस पे रिगार्डिंग बात करें तो आपके पास में एक सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट होती है जो कि पूरी ही कंट्री को चलाती है, ठीक है। अगर हम पूरे के लिए रूल्स रेगुलेशंस की बात करें तो वो यहाँ से एग्जीक्यूट होते हैं। लेकिन इंडिया में ये प्रोविजन भी दिया गया है कि यहाँ पर हर एक स्टेट जो है वो अपने अकॉर्डिंग अपनी स्टेट को रन कर सकती है, और इसीलिए हर स्टेट में उसकी एक स्टेट गवर्नमेंट होती है, प्रोविजनल होती है या रीजनल लेवल पर होती है। तो इस गवर्नमेंट को हम कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट, राइट, कि जो अपनी स्टेट को स्मूथली चलाए। अब स्टेट के नीचे भी बहुत सारी चीजें होती है, डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, विलेजेस है, सिटीज है, तो इन सबको चलाने के लिए भी वहां पर एक लोकल गवर्नमेंट सेट की जाती है, जिसको हम कहते हैं लोकल गवर्नमेंट। तो अगर आप इंडिया के कॉन्सेप्ट को देखो तो आपके पास 3 टाइप की गवर्नमेंट होती है। देखो आपने तो पहले एक लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और क्या जुडिशरी देख ली, वो आपने एक पूरे गवर्नमेंट लेवल पे देख ली। लेकिन इन द गवर्नमेंट जो होती है वहां पर देखे तो आपके पास 3 गवर्नमेंट काम करेंगी। कौन कौन सी? एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो पूरे इंडिया के लिए एक साथ काम करेंगी, देन स्टेट गवर्नमेंट आता है जो कि पूरे अपनी जो पूरी स्टेट है उसके लिए काम करेंगे, अपनी पर्टिकुलर। जैसे कि हम एमपी में रहते हैं तो हमारी मध्य प्रदेश की अपनी गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट। आप पड़ोसी में गुजरात के लिए देखें, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, हर एक पर्टिकुलर स्टेट की उसकी अपनी गवर्नमेंट होती है, ठीक है। जब आप एमपी में देखते हो कि हमारी जो गवर्नमेंट है, राइट, पूरे एमपी को जो चला रही है, लेकिन उसके बाद में भी हमारे यहाँ हर एक डिस्ट्रिक्ट की अलग अलग गवर्नमेंट होती है, ठीक है। सिटीज के लिए होती है, विलेजेस के लिए होती है। जब विलेजेस में जाते हैं आप तो वहां पे देखते हैं कि वहां पर अपनी एक ग्राम पंचायत होती है, नगर पालिका होती है, जो वहां के कामों को अच्छे से चलाती है। तो ये जो गवर्नमेंट होती है इसको हम कहते हैं लोकल लेवल गवर्नमेंट, जो कि वहाँ के लोकल जो प्रॉब्लम्स है, जो भी चीजें हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करती है। क्लियर? इट इज कॉल्ड वर्टिकल डिवीजन ऑफ द पावर एज पावर इज डिवाइडेड अमंग हायर एंड लोअर लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। वहां पर हमने हॉरिजॉन्टल पढ़ा था क्योंकि वो एक ही लेयर में रह करके काम कर रही थी, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मतलब एक स्मूथली इस लेवल पे रह करके वो काम कर रही थी, तीनों के अपने अपने अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, एक रूल बना रही थी, दूसरी एग्जीक्यूटिव कर रही थी, जुडिशियल इनके ऊपर निगाहें गाड़ के रखा हुआ था। अब ये वर्टिकल हो जाता है क्योंकि एक दूसरे के नीचे होती है। सेंट्रल जो गवर्नमेंट यहाँ पर टॉप पर बैठी हुई है, उसके नीचे जो स्टेट गवर्नमेंट काम कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट को भी आदेश आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से। सिमिलरली स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपना राजपाट चलाता है लोकल गवर्नमेंट के ऊपर, जो इसको फॉलो करती है, इसके रिगार्डिंग ये रूल्स भी क्रिएट कर सकती है। दैट्स वाई हमने इसे वर्टिकल वर्जन ऑफ गवर्नमेंट कहा है, या पावर शेयरिंग कहा
कहा है। देन हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास में आता है पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। अब डिफरेंट सोशल ग्रुप्स क्या है, देखो, द टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज मेड टू गिव स्पेस इन गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू डाइवर्स सोशल ग्रुप हु अदरवाइज फील अलाइनेटेड फ्रॉम द गवर्नमेंट। अब हमारे यहाँ पर हमारी कंट्रीज में कुछ ऐसे ग्रुप्स भी होते हैं जो अपने आप को बहुत ही ज्यादा हटके समझते हैं। हटके समझना मतलब उनकी मतलब कोई ज्यादा जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, रोल प्ले होता है, वो गवर्नमेंट में नहीं होता है। तो हमारे यहाँ की गवर्नमेंट में ये भी प्रोविजन दिया गया है, या यूं कहे कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज है उनके रिजर्वेशन की भी बात की गई है। जैसे SC ST के भी कुछ ग्रुप्स होते हैं जिन्हें हम रिजर्वेशन देते हैं कि वो भी गवर्नमेंट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नमेंट है, उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सके। बहुत सारे ऐसे सोशल ग्रुप्स भी होते हैं जो यहाँ पर पार्टिसिपेट करें और उस मतलब जो गवर्नमेंट है उसमें उसका हिस्सा बन पाए, ठीक है, उसका एक पार्ट बन पाए। और इसके लिए सबसे पहले शुरुआत जो है वो बेल्जियम जो है वो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि वहां पर कम्युनिटी गवर्नमेंट भी बनाई गई है जो कि हमारे यहाँ नहीं है। हालांकि हमारे यहाँ पर कम्युनिटीज में क्या किया गया है, उनको शेयर मतलब क्या रिजर्वेशन दिया गया है ना। इन इंडिया वी हैव द सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द असेंबली एंड पार्लियामेंट ऑफ वन कंट्री। ओके, इसके बाद में हमारे पास में और भी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज आती है, प्रेशर ग्रुप्स आते हैं एंड मूवमेंट्स। अब ये क्या होता है, देखो, इंडिया में किसी एक भी गवर्नमेंट को लंबे समय तक चलाने का मतलब कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है। हमारे यहाँ माना गया है कि सभी को इक्वली जो पार्टिसिपेशन है वो मिलना चाहिए, कि सभी लोग भाग कर सके, ठीक है। इंडिया के सिटीजन्स को ये फ्रीडम दी जाती है कि वो कोई भी गवर्नमेंट को चूज कर सकती है, उसके पास में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं और इन्हीं ऑप्शंस को हम कहते हैं पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। जिसमें से जिस पॉलिटिकल पार्टी को वो चाहती है, जो रिप्रेजेंटेशन वो अपने रिप्रेजेंटेटिव चाहती है, वो उसको चूज कर सकती है, इंडिया की पॉपुलेशन या सिटीजन जो है वो, ठीक है। अब ये जो कंपटीशन होता है यहाँ पर ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो पार्टिसिपेट करती है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि दो पार्टीज जो है वो मिल करके साथ में काम करती है और जब ये दोनों एक दूसरे को मर्ज कर लेती है और फिर साथ में काम करती है, जैसे इक्वली लोग चूज करते हैं ना कि बीजेपी को भी ले लिया और आम आदमी पार्टी को भी उसने चूज किया, दोनों के पास 50-50 वोट्स आए हैं, तो ये दोनों अपने आप को एक साथ में ले लेते हैं, हाथ मिला लेते हैं और वहां की जो गवर्नमेंट है उसे चलाते हैं और इस प्रोसेस को कहते हैं कोलिएशन गवर्नमेंट, ठीक है। जब दूसरे दो टाइप अलग अलग आइडियोलॉजी के या सोशल ग्रुप जो है कंबाइंड हो जाते हैं तो उसे कहते हैं कोलिएशन गवर्नमेंट, ठीक है। और इसके साथ ही साथ वो लोग भी मतलब जो इंटरेस्टेड ग्रुप्स है जैसे कि ट्रेडर्स हो गए, बिजनेसमैन, फार्मर्स, इंडस्ट्रियल वर्कर्स है ना, ये सब भी अगर चाहते हैं तो वो लोग भी यहाँ पर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो भाई ये था हमारा पावर शेयरिंग, ठीक है। पावर शेयरिंग आपको समझ में आया होगा कि एक्चुअल में पावर शेयरिंग होता क्या है, ठीक है। अब मैं अपने तरीके से सिंपल सा आपको एक डेफिनेशन एक्सप्लेन करना चाहूंगी जो शायद आपको मदद करती हो, ठीक है। ये तो हम लोगों ने बात करी हमारे किताबों के लैंग्वेजेस में, राइट। देखो, पावर शेयरिंग एक्चुअल में वो छोटी सी टर्म है जहां पर आप एक अकेला इंसान उस पावर को यूज ना करके हर ग्रुप में उसको डिवाइड कर देता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम हमारी फैमिली के ऊपर बात करें तो अकेली मम्मा या पापा जो है दोनों एक अकेले सेपरेटली हमारे घर को नहीं चला सकते। एक इकोनॉमिक लेके आता है और दूसरा उस इकोनॉमी को सही वे में खर्च करता है, मतलब हमारी मम्मी, ठीक है। तो दोनों के ही कॉन्ट्रीब्यूशन से हमारा घर बहुत अच्छे से चलता है, राइट। तो सेम थिंग जो होती है वो हम अपनी गवर्नमेंट के फॉर्म में लेते हैं कि एक ही टाइप के लोगों से हमारा घर नहीं चल सकता, हमारी कंट्री नहीं चल सकती, तो हम इक्वली सबको पावर्स दे दिया करते हैं जिससे कि स्मूथली जो ऑर्गेनाइजेशन है वो चल पाए, ठीक है। तो पावर्स जो शेयरिंग है इसके लिए अगर हम इंडिया के रिगार्डिंग बात करें तो हमारे पास में दो अलग अलग लेवल्स होते हैं। वो दो अलग अलग लेवल कैसे, तो एक तो हम कॉन्स्टिट्यूशनल के हिसाब से देखें तो वहां पर आपके पास में तीन चीजें हैं, एक तो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियली, तीनों के काम आपको अलग अलग पता है। फिर जब हम एग्जीक्यूट करने के लिए सही तरीके से आ जाते हैं तो हमारे पास तीन गवर्नमेंट होती है, ठीक है। एक तो यूनियन, दूसरी स्टेट और लोकल। तो यूनियन गवर्नमेंट क्या करती है, इसके पास जो पावर्स है, ठीक है, इसके पास पावर्स है तो ये पूरे इंडिया के लिए जितने भी काम करने होते हैं वो करती है। लेकिन जब स्टेट में जाती है तो क्या होता है कि किसी एक क्लास की समस्या जो है वो दूसरा क्लास टीचर नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास दूसरी है। तो वो सेम जो 10th का सिलेबस है वो 9th में नहीं चलता ना, 9th का अपना चलता है और 10th का अपना अलग
सिलेबस चलता है, तो सेम चीज़ है कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग सिलेबस चल रहे हैं, मतलब अलग अलग प्रॉब्लम्स है, अलग अलग वहाँ का जो भी स्मूथली जो भी चलाने का ऑर्गेनाइजेशन है, ऑल आर डिफरेंट, राइट। तो उसको चलाने के लिए क्या होता है कि हर एक पर्टिकुलर स्टेट में एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट रखी जाती है जिसे कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। हालांकि ये जो स्टेट गवर्नमेंट है ये देखो वर्टिकल हेल्प ले सकती है, वो उसके सजेशंस ले सकती है, उसकी पॉलिसी को एक्सेप्ट कर सकती है और करती ही है, क्योंकि जो यूनियन लेवल पे सबके लिए डिस्ट्रीब्यूशन रख देता है और उसको एग्जीक्यूट करता है फिर स्टेट। फिर जब स्टेट के पास इतने सारे काम आ जाते हैं तो एक साथ सारे काम नहीं कर सकती, इसलिए वो अपने नीचे भी बहुत सारे लोगों को रखती है, ठीक है। जिस तरीके से आपकी क्लास टीचर जो है आपके क्लास में क्लास मॉनिटर रख के जाती है ताकि उसकी अब्सेंस में वो क्लास मॉनिटर जो है वो क्लास को अच्छे से संभाल सके, ठीक है। तो ऐसे ही स्टेट गवर्नमेंट करती है, कौन वो रखती है लोकल गवर्नमेंट को, और वो जो लोकल गवर्नमेंट है वो लोकल लेवल पे अपने आसपास के लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी। हालांकि ये जो टेबल आपको दिखाई दे रहा है, आप इस टेबल को बहुत अच्छे से समझ लेंगे तो क्या होगा कि सारी की सारा जो चैप्टर है वो इस टेबल में ही अकेले में यहाँ पर समाया हुआ है, ठीक है। फिर जब आपने पॉलिटिकल मतलब वर्टिकल जो शेयरिंग है उसमें देखा था, तो वर्टिकल शेयरिंग हो गई थी। इसके साथ में आपको एक बहुत अच्छा फीचर दिया हुआ है कि जिसको भी आप पावर्स दे रहे हो इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है, तो वहां पर आपके पास में फैसिलिटी होती है लोगों को चूज करने की, अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद चूज करने की, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेटिव कैटेगरीज में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है और इन्हीं ऑप्शंस को आप कहते हैं पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। इस पॉलिटिकल पार्टी में से आप किसी को भी अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज कर सकते हैं जिसमें भी आपको खूबियां दिखती है कि हाँ ये हमारे को बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता है, हमारे लिए काम कर सकता है। तो उसमें आप चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सीपीएम हो, बीएसपी हो या एसपी हो, कोई भी हो आप चूज कर सकते हैं आपके आईक्यू लेवल और आपकी समझदारी के अकॉर्डिंग। क्लियर। जब दो गवर्नमेंट साथ में मिल जाती है, दोनों को इक्वली लोग पसंद करते हैं, ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं हाथ मिला लेते हैं और वहां पर बन जाती है कोलिएशन गवर्नमेंट। तो इतना था आपके पावर शेयरिंग के लिए। उम्मीद कर सकती हूँ कि आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, हम उस डाउट को खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे समझा कर, ठीक है।